नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले सोचा नहीं था कि भारत में ऐसा दिन भी देखूंगा जब मेरी सांसदी छीन ली जाएगी। बताएंगे कि राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, स्मृति ईरानी के ऊपर भड़के इमरान प्रतापगढ़ी, बोले स्मृति ईरानी सच में मिसिंग है, वो गुमशुदा हैं। कहां गई जो गले में प्याज और लहसुन की वो जो मालाएं डाल के घुमा करती थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हिमाचल कर्नाटक के बाद अब प्रियंका गांधी की मध्य प्रदेश पर नजर। जबलपुर में 12 जून को जो है यहां पर बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। बताएंगे क्या कुछ प्लान है प्रियंका गांधी का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी नहीं मानती लोकतंत्र को, तभी तो उसने राष्ट्रपति का किया अपमान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी बोले भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो अब दलित के बाद वो मुस्लिम है। बताएंगे राहुल गांधी के इस बयान पर क्यों घिरी बीजेपी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस के ऊपर हमला। आप समझिए दोस्तों, ओवैसी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। बताएंगे क्या कुछ बोला है राहुल गांधी के बारे में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर में लगा बड़ा झटका। जी हां, बीजेपी के कई मंत्रियों ने विधायकों ने खोल दिया मोर्चा, सीएम को हटाने की मांग। बताएंगे आखिरकार क्यों मामला बिगड़ गया मणिपुर में बीजेपी का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले महिला पहलवानों के साथ खड़े हैं। ममता बनर्जी पहली ऐसी सीएम बन गई जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए पैदल मार्च निकाला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी के अमेरिका जाने के बाद बीजेपी के पेट में उठने लगा हल्का हल्का दर्द। बताएंगे आखिरकार क्या कुछ बोल गए पवन खेड़ा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी की उल्टी गिनती हुई शुरू। जी हां, केजरीवाल ने कर दिया ऐलान, बोले 2024 में जनता देगी जवाब। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नसीरुद्दीन शाह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, नरेंद्र मोदी को बताया तानाशाह। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, लोकतंत्र की दिलाई याद, बोले भारत में अब नहीं लोकतंत्र जिंदा। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल भारत में मुसलमान और अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है ये कभी दलितों के साथ हुआ करता था। राहुल गांधी ने कहा कि इस चीज को मिटाने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करती हैं और ये लोग उनको जानबूझकर टारगेट करते हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने मुस्लिमों का जिक्र करते हुए कहा कि फिलहाल आज जो देश में हो रहा है वो देखने का मन नहीं करता है। यहीं पर नहीं, राहुल गांधी ने दोस्तों अपनी भी बात की। उनका जब दर्द छलक गया, राहुल बोले मैं पहला ऐसा आदमी होऊंगा जिसकी सांसद ही ले ली गई, बिना किसी वजह से मुझे बोलने से बोलने नहीं दिया गया। लोकतंत्र में ये सही नहीं है। कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन देख लूंगा, शायद एक दिन ऐसा भी आएगा शायद कि भारत में मानहानि के मामले में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला व्यक्ति मैं होऊंगा। आपको बता दें राहुल गांधी ने फिर से यही कहा कि कभी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। और अभी मैंने अपना परिचय जो सुना उसमें मैंने सुना कि पूर्व सांसद, यानी कि दोस्तों जब राहुल गांधी अमेरिका गए तो उन्हें पुकारा गया कि पूर्व सांसद राहुल गांधी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये भी सुनना पड़ेगा कि पूर्व सांसद राहुल गांधी। यही नहीं, राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके दोस्तों। राहुल गांधी ने आगे कहा कि फिलहाल जब मैंने 2004 में राजनीति की शुरुआत की थी तो कभी सोचा नहीं था कि देश में कभी ऐसा दिन भी देखूंगा जो अब हो रहा है। मुझे लगता है कि अब मेरे पास बड़ा अवसर है, शायद उस अवसर से बड़ा अवसर मुझे मिला है जो मैं संसद में बैठकर नहीं मिल सकता था। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि ये ड्रामा 6 महीने से शुरू हुआ था
6 महीने पहले ये ड्रामा शुरू हुआ था और भारत में विपक्ष जो है वो संघर्ष कर रहा है, संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। हम इससे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। जब हमने देखा कि कोई भी संस्थान हमारी मदद नहीं कर रहा है, तब हमने सड़कों पर जो है उतर गए और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। मैं आपको बता दें, सीधी बात है दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को एक असली जगह दिखा दी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जरूरत पड़ी तो महिला पहलवानों के साथ भी धरने पर बैठेंगे। मैं आपको बताते चले, ममता बनर्जी पहली ऐसी पीएम बन गई हैं दोस्तों, सीएम जिन्होंने पैदल मार्च निकाला है। आपको बताते चले, महिला सांसदों के लिए जमकर एक तरीके से यहाँ पर वो हमलावर भी होती हुई नजर आई। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आज जिस तरीके से देश के खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी अंधी, बहरी और गूंगी भी हो गई है, वो ना कुछ बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना देख सकती है। ममता बनर्जी ने, आपको बता दें दोस्तों, ममता बनर्जी पहली ऐसी सीएम भी बन गई हैं जिन्होंने, आप समझिए, पहलवानों के समर्थन में मार्च ही निकाल डाला। और यही कारण है, उन्होंने पहलवानों से मुलाकात भी की। पहलवानों ने बताया कि कैसे बीजेपी ने उन्हें परेशान किया। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल राज्य में हर होने वाली घटना पर बीजेपी की नजर रहती है, लेकिन जब देश में घटनाएं होती हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी नजर बंद कर लेते हैं अपनी, वो देखना और सुनना बंद कर देते हैं। क्या उन्हें खिलाड़ियों की तकलीफ और दुख दिखाई नहीं देता? ममता बनर्जी ने कहा कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से देश नहीं चलेगा तो ये देश के लिए सही नहीं होगा। आपको बता दें, ममता बनर्जी के इस बयान के बाद भाजपाइयों में हड़कंप मच गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ममता बनर्जी ने जो बात कही है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि फिलहाल खिलाड़ी जो कभी पदक जीत कर आते हैं तो प्रधानमंत्री उनके साथ फोटो खिंचा लेते हैं, वीडियो बनवाने लगते हैं। यहां तक कि कुछ लोग तो दोस्तों, आप समझिए, बीजेपी के समर्थक तो ये तक कह देते हैं मोदी की वजह से जीते, मतलब मोदी नहीं होता तो जीतते ही नहीं, आप समझिए। और यही कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार खिलाड़ी हमलावर हो गए हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला, ओवैसी बौखला गए। दरअसल दोस्तों, ओवैसी को होना चाहिए बीजेपी के ऊपर हमलावर, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हो रहा है कांग्रेस के ऊपर हमलावर। इसीलिए दोस्तों मुझे ओवैसी की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है। दरअसल मामला है दोस्तों राहुल गांधी के भाषण का। बीते दिन राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में मुसलमानों के साथ बीजेपी और आरएसएस सौतेला व्यवहार करती है, वो जानबूझकर अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करने का काम करती है, जो कभी दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ हुआ करता था। आपको बता दें, राहुल गांधी के इस बयान को ओवैसी ने घेरते हुए कहा कि यही बात अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अपने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल को समझाओ। आप समझिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में धर्म संसद लगता है, भूपेश बघेल की जानकारी में ये नहीं होता। जैसे ही भूपेश बघेल को पता चलता है तो भूपेश बघेल वहां पर सख्त कार्रवाई करते हैं और धर्म संसद को हटवाते हैं। जिन लोगों ने धर्म संसद लगवाया था उनके ऊपर भूपेश बघेल ने कार्रवाई की। यही नहीं दोस्तों, ओवैसी कह रहा है कि जुनैद और नासिर के हत्यारों को वो करो। देखिए दोस्तों, जुनैद और नासिर के हत्यारों ने जब जुनैद और नासिर को मारा तो उसकी खबर जैसे अशोक गहलोत को पड़ी तो उन्होंने फौरन पुलिस को उनके पीछे भेजा। वो लोग नेपाल भाग गए। हालांकि दोस्तों, मरने वाले जिनके घर के जुनैद और नासिर का देहांत हुआ दोस्तों, उनके घर वालों को 15-15 लाख रुपए दिए गए। लेकिन ओवैसी इस बात पर अड़े कि अगर किसी हिंदू के घर में कोई मरता है तो उनको 50 लाख दिए जाते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम के घर में मरता है तो सिर्फ 15 लाख। बात दोस्तों पैसों की नहीं है, बात ये भी नहीं है कि देखिए दोस्तों, सरकार के अपने अपने अलग रूल्स होते हैं और कहीं पर कुछ सिचुएशन होती है, कहीं पर कुछ सिचुएशन होती है। लेकिन ओवैसी जानबूझ के कांग्रेस को बुरा बताने का काम करते हैं, क्योंकि ओवैसी को पता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जिसको मुस्लिम वोट देते हैं और अगर कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ ले तो हमारा काम तो हो जाएगा। लेकिन कभी भी ओवैसी को वोट नहीं मिल पाते। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे संजय रावत। बोले राहुल गांधी की बात से इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, राहुल ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री ने एक और नया भाषण दे दिया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2024 में
पूरी 2024 के बाद से पूरे देश में गरीबी गायब हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। संजय रावत ने ताना मारते हुए कहा कि राहुल गांधी ने क्या गलत करा। अब तक देश में बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी फैली हुई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। जब 9 साल से आप कुछ नहीं कर पाए तो अब 1 साल में आप क्या कर लोगे। आपको बता दें, संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी जैसा इंसान ने वहां पर जो भी बोला वो बिल्कुल सही था। बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। यही नहीं, संजय रावत ने कहा कि बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है राहुल गांधी ने जो भी वहां जाकर सच बोला है। आपको बता दें, संजय रावत ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश करती है चीजों को दबाने की और डराने की। जाहिर सी बात है दोस्तों, कभी किसी एक मुद्दे पर आप सरकार से सवाल पूछ लो, सरकार के 10 बहाने आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। और यही कारण है जो ओवैसी के इस बयान के ऊपर जमकर गरजते हुए यहाँ पर नजर भी आए संजय रावत मोदी जी के बयान के ऊपर। संजय रावत ने साफ कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी सांसदी छीन ली गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वो पूर्व सांसद कहलाएंगे। दोस्तों, ये घटना जो हुई है ये भूलने वाली घटना बिल्कुल नहीं है। दरअसल राहुल गांधी को रोकने के लिए और राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए पीएम ने यह सब कुछ किया था, क्योंकि राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे को पकड़ रखा था। प्रधानमंत्री हरगिज नहीं चाहते कि अडानी का मुद्दा उठे, और यही कारण दोस्तों जो अडानी के मुद्दे को लेकर बीजेपी घिरी हुई है और घिरे भी रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों सच्चाई से भाग नहीं सकती, न जनता उसको भागने देगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह ने उखेड़ी बीजेपी की बखिया, बता दिया प्रधानमंत्री को तानाशाह, द केरल स्टोरी को प्रोपेगेंडा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों नसीरुद्दीन शाह ने बीजेपी को जमकर घेरा, और नसीरुद्दीन शाह ने दोस्तों आप समझिए हिटलर वाला दौर भी याद दिला दिया कि कैसे हिटलर लोगों को कहा करता था कि वो प्रोपेगेंडा फिल्में बनाए, जिसके कारण कई लोगों ने फ्रांस को छोड़कर हॉलीवुड में एंट्री कर ली थी अमेरिका में। आपको बताते चले यहाँ पर नसीरुद्दीन शाह ने भड़कते हुए कहा कि केरल स्टोरी पर भड़कते हुए कहा कि फिलहाल केरल स्टोरी को प्रोपेगेंडा बताया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह। उन्होंने कहा कि मेरा इस मूवी को देखने का कोई इरादा नहीं है, हर कोई द केरल स्टोरी देखने के लिए जा रहा है, लेकिन मैंने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और ना ही आगे देखने का विचार है। इस फिल्म के बारे में मैं काफी पढ़ चुका हूं, लेकिन इस फिल्म को देखने की इच्छा मुझ में नहीं है। हिटलर अपने समय में, यानी कि वो कह रहा है कि हिटलर जो था वो उसके समय में जब वो था, हिटलर अपने समय में जो है यहाँ पर ऐसी फिल्म मतलब फिल्म मेकर्स जो थे उनको ऐसी फिल्में बनाने के लिए कहा करता था जिसमें उसकी तारीफ हो और यहूदियों को दोस्तों नीचा दिखाया जाए। इसीलिए कई सारे दिग्गजों ने, कई सारे फिल्म मेकर दिग्गजों ने जर्मनी को छोड़कर जो है यहाँ पर हॉलीवुड आ गए थे। अब यहाँ पर भी यही चीजें देखने को मिल रही हैं। यहाँ राइट विंग की तरफ हो या न्यूट्रल रहो या फिर दोस्तों फिर सत्ता समर्थक रहो, इन 3 चीजों से आप रह सकते हो। यही कारण है जो नसीरुद्दीन शाह ने बीजेपी को जमकर घेर लिया और प्रधानमंत्री को एक तरीके से हिटलर तानाशाह से कंपेयर कर दिया। देखा जाए तो द केरल स्टोरी जैसी फिल्में सरकार ही बनवा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, स्मृति ईरानी हुई गुमशुदा, कांग्रेस ने लगा दिए गुमशुदा के पोस्टर तो बौखला गई स्मृति ईरानी। आपको बताते चले दोस्तों, स्मृति ईरानी मिसिंग हो गई हैं। जी हाँ, अमेठी में उनके बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं, यहाँ तक कि ये भी लिख दिया गया है स्मृति ईरानी गुमशुदा। आपको बताते चले दोस्तों, बड़े बड़े पोस्टर लगने के बाद, स्मृति के गायब होने के बाद अब वहां पर घमासान मचा हुआ है। यही नहीं, स्मृति ईरानी को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी उनके ऊपर हमलावर हो गए। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अब वो कहाँ गई स्मृति ईरानी मैडम, जो अपने गले में आलू और प्याज लहसुन की मालाएं लटकाकर महंगाई का ढिंडोरा पीटा करती थी। यही नहीं, 410 रुपए की गैस की टंकी पर बैठकर, एलपीजी पर बैठकर हंगामे मचाया करती थी। यही नहीं दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी के मुंह से हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए कुछ निकल गया था धोखे से, तो उन्होंने इस बात का बतंगड़ बना दिया था। लेकिन आज हमारे देश की तमाम जितनी भी दोस्तों समझिए महिलाएं खिलाड़ी हैं, वो सड़कों पर बैठी हुई है, पर स्मृति ईरानी के कोई अता पता नहीं है। अब विपक्ष सवाल पूछा है कि स्मृति ईरानी जो महिलाओं की बहुत बड़ी दोस्तों हितैषी बनती हैं, अब वो कहाँ गई। ना आप समझिए महिला रेसलर के सपोर्ट में आ रही हैं, ना उनके सपोर्ट में ट्वीट कर रही हैं, ना उनके बारे में बात कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इस मुद्दे पर कोई बात करनी ही नहीं है तो फिर स्मृति ईरानी
क्यों ये सब कुछ चीजें बोल रही हैं प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी के नेता दोस्तों? उनकी एक असलियत है और असलियत यही है, भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई यही रहेगी दोस्तों कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम करती है। और आज जो चीज़ें उठ रही हैं, यहाँ से उठ रही हैं बाहर से दोस्तों, स्मृति ईरानी जैसे लोगों को बीजेपी ने ही बढ़ावा दिया, खड़ा किया, और यही कारण है जो इमरान प्रतापगढ़ी ईरानी को उनके पुराने दिन याद दिला रहा है जो स्मृति ईरानी पहले कहा करती थी दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद अब प्रियंका गांधी करने जा रही हैं 12 जून को बड़ा धमाका। जी आपको बता दें, जबलपुर मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12 तारीख के दिन एक बड़ी रैली का आयोजन किया है जो है प्रियंका गांधी ने। वहीं पर आपको बताते चले, प्रियंका गांधी एक योजना की भी ऐलान करने वाली है जो कि बताया जा रहा है इंदिरा गांधी महिला योजना है। आपको बताते चले, दरअसल अभी कुछ दिन पहले लाडली योजना की शुरुआत की है शिवराज सिंह चौहान ने, और अब इसी चीज को दोस्तों 1000 रुपये महीना मिला करेगा जिसमें महिलाओं को उनके खाते में। लेकिन आपको बता दें, अब इसी चीज को मात देने के लिए प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में आ रही हैं और वो बड़ा ऐलान करने वाली हैं। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में बड़ा ऐलान करके प्रियंका गांधी बीजेपी को झटका देने वाली हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कर्नाटक और तमाम दूसरे राज्यों में जो मुद्दे चले हैं दोस्तों उसको लेकर बीजेपी घिरी हुई है। अब साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं देश में एक अलग सा जो माहौल बना रखा था उस पर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती हैं ये जो है ये वाली योजना है। क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों, हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद प्रियंका गांधी की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है। लोग प्रियंका गांधी को काफी पसंद कर रहे हैं। माना तो ये भी जाता है कि प्रियंका गांधी को उनकी दादी इंदिरा गांधी से कंपेयर करा जाता है। और ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत भी नहीं होगा कि फिलहाल अब इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है और प्रियंका गांधी को लोगों का सपोर्ट भी मिल सकता है। तो ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी अब मैदान में उतरने वाली है। और कहा जाता है जब प्रियंका मैदान में उतरती है तो बीजेपी भाग निकलती है। मतलब साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब सोच में पड़ने वाले हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी का ये दाव बीजेपी को चारों खाने चित करेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी लोकतंत्र पर नहीं बल्कि तानाशाही पर विश्वास करती है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान किया गया है और ऐसे में हम लोग जानबूझकर नहीं गए संसद में। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे संसद में जाकर क्या फायदा जहां पर महिलाओं का अपमान किया जाता है। और ऐसी वैसी महिला नहीं दोस्तों, देश की राष्ट्रपति थी वो द्रौपदी मुर्मू, उनसे उद्घाटन नहीं कराया गया। जहां एक तरफ सरकार विपक्ष को घेरने में लगी है तो विपक्ष अपना मुद्दे स्ट्रॉन्ग तरीके से लेकर खड़ा है। वो उन्हीं मुद्दों को उठा रहा है दोस्तों जहां पर उन्हें पता है कि ये मुद्दे काम कर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये बात तो खैर सही भी थी कि राष्ट्रपति को वहां पर बुलाना ही था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। और इसी चीज को लेकर दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गया अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को याद दिलाया कि किस तरीके से बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट मांगे थे, लेकिन आज महिला सम्मान को बीजेपी भूल गई है। और यही कारण है जो बीजेपी में दोस्तों भगदड़ मची हुई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत का बड़ा ऐलान, सरकार को बता दिया खुजली वाला कुत्ता। आपको बता दें, नरेश टिकैत का कहना है ये तो कटकने कुत्ते बन गए, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये सत्ता में बैठकर लोगों को काटने का काम कर रहे हैं और लोगों को काट रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, नरेश टिकैत जो कि राकेश टिकैत के भाई हैं, उन्होंने सरकार को कुत्ता बताने के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है इससे कई बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। लेकिन दोस्तों नरेश टिकैत का साफ कहना है कि जो महिला पहलवानों के साथ हुआ, खास करके जो साक्षी मलिक के पैर पर दोस्तों जूता रखा गया, वो अपने आप में ही एक दर्दनाक कहानी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, साक्षी मलिक इस देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाई थी दोस्तों, और ऐसे में उनके सर पर जो है जूता रखना, चप्पल रखना, ये तो अपमान ही हुआ दोस्तों। और इस चीज पर आप देखिए सरकार चुप बैठी है, प्रधानमंत्री कभी कुछ नहीं बोलते। क्यों भाई, क्या प्रधानमंत्री को मुद्दा पता नहीं है? प्रधानमंत्री दोस्तों अच्छे से जानते हैं इस मुद्दे को, लेकिन वो जानबूझकर इन मुद्दों को कहीं ना कहीं रूल ओवर कर रहा है और इन मुद्दों पर वो बात करना ही नहीं चाहते। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के तमाम जितने भी मुद्दे हैं वो सब देखने को मिल ही रहे हैं और इन मुद्दों में दोस्तों बीजेपी घिरी